फ्रेंड्स, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रेजोल्यूशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल अंडर चैप्टर 6 एज अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर। ये जो हमारा डिस्कशन था ये था जम्मू कश्मीर का जो इंटरनेशनलाइजेशन है जो पाकिस्तान बार बार करता है, हमने देखा था कि वो कोलैप्स कर चुका है। हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया था क्योंकि सारे रेजोल्यूशंस सेल्फ कंट्राडिक्टरी थे और इन सभी रेजोल्यूशंस के बाद जो कमीशन अपॉइंट किए गए थे, सिक्योरिटी काउंसिल ने जो अपॉइंट किए थे चैप्टर 6 में, उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी कि इंडिया पाकिस्तान में से कोई भी एग्री नहीं कर रहा है कोई फॉर्मुलेशन देने के लिए कि कैसे जम्मू कश्मीर का सेटलमेंट होगा। और जब तक जम्मू कश्मीर के दोनों पार्ट्स, जो पार्ट ऑक्युपाइड टेरिटरी था जो पाकिस्तान के पास है और जो इंडियन एडिशनल टेरिटरी है, उनमें प्लेबिसाइड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह गई है। इसी कंटेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई 1949 में और 4 मेंबर्स जम्मू कश्मीर से भी आए थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका पहला पार्ट 26 नवंबर 1949 को और फाइनल और अल्टीमेट पार्ट 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स हुआ, उस पर उनके सिग्नेचर्स भी थे। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनकॉर्पोरेट किया आर्टिकल 370 को। और जो आर्टिकल 370, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही शुरू होती है हमारी जर्नी। जो आर्टिकल 370 है वो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में दिया गया है। ये पार्ट बहुत पीछे है, अमेंडमेंट के बाद आता है। अमेंडमेंट के बाद 368 के बाद जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है और 369 से शुरू होता है ये टेम्पररी जो प्रोविजंस हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 370 आएगा। 370 ही नहीं है, 371 भी है। 371 में कवर होते हैं A, B, C, D, S तक के प्रोविजंस हैं, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग गुजरात, महाराष्ट्र, जो ट्राइबल एरियाज हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये बहुत इल डेवलप्ड एरिया उस समय थे, आज भी अभी उसी स्टेटस में चल रहे हैं। और नागालैंड के बारे में तो आप देख ही रहे हैं, रोज पेपर में सुन रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया से उसे यूनिफाई करने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, और पहले तो कितनी प्रॉब्लम थी, मगर हमने टैकल किया। यहां जब हम रिफर करते हैं, आज जो बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की, तो जब डोमेस्टिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन तीनों इंटीग्रली इंटररिलेटेड हैं। एक दूसरे को समझे बिना हम इसको अलग नहीं कर सकते, हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। हमने आपको डिस्कस बताया था कि ये सितंबर 1947 में जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन 27 सितंबर को साइन किया गया और अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर का मर्जर हो गया इंडिया के साथ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बोलते हैं उसको, विलय पत्र बोलते हैं। उस विलय पत्र में एक जनरल फॉर्मेट था, जितने 566 रियासतें थीं, सबको यही विलय पत्र दिया गया था साइन करने के लिए, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो डिबेट होता है, जो लोग पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, जम्मू कश्मीर का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कंडीशनल है, तो कंडीशनल नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन सब पर अप्लाई करती थी और उन कंडीशन के साथ सबने मर्जर किया। और एक कंडीशन क्या थी कि जब मर्जर हो जाएगा सभी स्टेट के साथ, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हो जाएगा, तो लोगों की इच्छा, विल ऑफ द पीपुल, देखिए कहीं पर न तो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, न प्लेबिसाइड वर्ड है, विल ऑफ द पीपुल है। तो विल ऑफ द पीपुल को हमने जूनागढ़ में, हैदराबाद में प्लेबिसाइड से जाना, और हम जानना चाह रहे थे जम्मू कश्मीर में भी। हमने डिस्कस किया था इसको
नेहरू चाहते थे कि प्लेबिसाइट हो, लेकिन पाकिस्तानी अटैक के बाद, इन्वेजन जब हुआ, उसके बाद यह पॉसिबिलिटी नलीफाई हो गई, खत्म हो गई। और इसी के चलते जब ये लगा कि अब तो प्लेबिसाइट नहीं हो पाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था इन द मीन टाइम, और उनको ऑफर दिया जम्मू कश्मीर को, और उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया। पार्टिसिपेशन हुआ उनका जम्मू कश्मीर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो आर्टिकल 370 जो जोड़ा गया है, उसमें लिखा गया है, ये चैप्टर 21 में लिखा गया है, लिख दिएगा शुरू से ही, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल, ये शुरुआती दौर में लिखा गया है। बाद उसमें एक चैप्टर और, एक वर्ड और जोड़ दिया गया, जो 13 अमेंडमेंट में 1963 में, मगर वो जोड़ा गया नागालैंड के कंटेक्स्ट में, क्योंकि नागालैंड काफी अप्रहेंसिव था। उन्होंने कहा कि आप टेम्पररी और ट्रांजिशनल हमें दे रहे हैं, हमारे स्टेटस को कल को आप खत्म कर दें तो क्या होगा। तो एक स्टेटस और जोड़ दिया गया, स्पेशल प्रोविजन, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो आज जिसमें जम्मू कश्मीर फॉल होता था 370, वो पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, और पार्ट 121 में सारे जो प्रोविजंस है टेम्पररी ही हैं और स्पेशल भी है। तो अब ये 3 वर्ड कैप्शन में आप मार्जिनल जो हेड नोट में आप देखेंगे, बल्कि आप कहिए पार्ट 21 का जो प्रीएम्बल है, या उसको हेड नोट भी कह सकते हैं, उसमें लिखा गया टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो एक इंपॉर्टेंट जो चीज ये है कि जम्मू कश्मीर के जो प्रोविजंस थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही, जिसमें 4 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन, 4 मेंबर्स जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने ही इसे एक्सेप्ट किया था कि ये प्रोविजन टेम्पररी है और ट्रांजिशनल है। एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसी बीच में क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम हो गया 26 जनवरी 1950 को, पूरे तरीके से उसकी इंप्लीमेंटेशन हो गया, उसका एप्लीकेशन टोटली इंडिया में हो गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का प्रोविजन अलग से बन रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए शेख अब्दुल्ला अग्री हुए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, क्योंकि देखिए विल ऑफ द पीपुल, अब विल ऑफ द पीपुल एक नई तरीके से जानने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद और जूनागढ़ में प्लेबिसाइट था, क्योंकि वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पाकिस्तान को इन्वेजन नहीं था। यहां पर क्योंकि अब यह डिस्प्यूट हो गया है कि इंडियन टेरिटरी जितनी थी, जिनमें प्लेबिसाइट हमको कराना था, उसमें से एक पार्ट, 1/3 पार्ट तो पाकिस्तान के पास है। इसलिए एक फार्मूला डिवाइस किया गया कि हमारी टेरिटरी में जो लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, सभी लोग, उनकी राय जानने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम होने के बाद 1951 में भी जम्मू कश्मीर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए। 1952 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन शुरू हुआ, और फॉर्मल सेशन शुरू होता है 1954 में, तमाम मॉडलिटीज लागू होने के बाद। और 1954 के बाद 27 नवंबर 1956 तक जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हुआ, और 27 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व कर दी गई। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। यह डिसोल्यूशन का जो डॉक्यूमेंट था, इसको पढ़ा था मीर कासिम ने, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस के मेंबर हुए, चीफ मिनिस्टर भी हुए। उन्होंने तो देखिए इनॉग्रेशन किया था शेख अब्दुल्ला ने, 1952 में चुनाव हुए थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला के तेवर बदलने लगे थे। इसे 1953 में शेख अब्दुल्ला को डिटेन कर लिया गया, और 23 साल तक वो डिटेंशन रहे, 1971 तक। डिटेन क्या कर लिया गया, एक कंप्रोमाइज। देखिए जैसे जो पॉलिटिकल डिटेन्यूज होते हैं उनको बहुत सुविधा दी जाती है। उनसे नेहरू ने कहा भाई आप चले जाइए, कहीं आराम से रहिए, हम आपको, तो उन्हें कोडी कनाल में बहुत बड़ा प्रेमिसेस दिया गया था, उसमें विद फैसिलिटीज, और एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जम्मू कश्मीर में आप आएंगे भी लोगों से मिलने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपका नहीं होगा। अब यहां ये देखेंगे कि 1953 में डिटेन हो जाते हैं, और 1954 से फॉर्मल सेशन शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे एग्री होने के बाद भी शेख अब्दुल्ला ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि डिटेंशन में आ गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इनॉग्रेशन किया
उन्हीं के रिलेटिव थे, उन्हीं के बहनोई थे या साले थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद कादिर। उन्होंने इनॉग्रेट किया और डिस्कशन हुआ, और आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन 27 नवंबर 1956 को जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मीर कासिम साहब ने डिसॉल्व कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि डिसॉल्व। ये पेपर में, ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। और जब फॉर्मल इसका जो इन्फोर्समेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का, वो हुआ उसी दिन जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेट थी 26 जनवरी 1950, तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मल इन्फोर्समेंट की डेट है 26 जनवरी 1957। अब आप देखें 1957 में जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन जो यूनियनिज्म है, क्योंकि इंडिया फेडरल तो है नहीं, लिखा गया आर्टिकल 1 में इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, मगर यहां जम्मू कश्मीर के केस में, क्योंकि ये केस ही डिफरेंट था, अलग था, एक एक्सटेंट तक कह सकते हैं कि एक टेरिटरीज का पाकिस्तान में चला गया था, और लोगों को ओपिनियन जानना जरूरी था, इसलिए यहां पर इसके लिए अलग प्रोविजन दिया गया जम्मू कश्मीर का, जिसे टेम्पररी ट्रांजिशनल कहा गया। टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल, देखिए दोनों वर्ड का मतलब है कि कभी भी ये एक ट्रांजिशनल समझते हैं, ट्रांजिट हॉस्टल्स होते हैं, ट्रांजिट अकोमोडेशंस होते हैं, जब आप कहीं जाते हैं, रुकते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए, उसे कहते हैं ट्रांजिट, टेम्पररी क्वार्टर्स होते हैं। तो टेम्पररी भी है और ट्रांजिशनल भी है। तो ट्रांजिशनल का मतलब होता है एक ऐसे चौराहे से कि आप दाएं मुड़ेंगे बाएं मुड़ेंगे। ट्रांजिशनल का मतलब होता है ये अंतिम डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि अल्टीमेटली कोई डॉक्यूमेंट तैयार होगा जो परमानेंट डॉक्यूमेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 2 चीज इंपॉर्टेंट बताई मैंने आपको, एक तो ये कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट हुआ, बन गया, बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1949 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इंडिया की बन रही थी, और 26 जनवरी 1950 को ये पार्ट आर्टिकल 370 भी आ गया था। ऑपरेशन नहीं हुआ था लेकिन आ गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का बन रहा है 1957 में। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्टिकल 370 का इनकॉर्पोरेशन जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के 6 साल पहले आ चुका था। तो अब ये हमें समझने की बात यह है कि जो डेवलपमेंट्स होते हैं 6 सालों में, 1950 के बाद, मतलब आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1957 में जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। ये बीच का पीरियड 1950 से लेकर के 57 तक ये पीरियड, ये अनएक्सप्लेन्ड पीरियड है। जो टेम्पररी वर्ड जोड़ा गया था वो 50 कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया था इंडिया के, मगर विल ऑफ द पीपुल जाना गया था 1957 के कॉन्स्टिट्यूशन से, और टेम्पररी का रिलेशनशिप ही है विल ऑफ द पीपुल। एक बार विल ऑफ द पीपुल अगर हमने जान लिया तो लाइक अदर स्टेट्स, लाइक जूनागढ़, त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद, ये सारे स्टेट्स की तरह जम्मू कश्मीर की रियासत भी भारत में सम्मिलित हो गई है, थी, मतलब हो जानी थी अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। तो पहले इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आप फर्स्ट शेड्यूल में भी देखिए, थर्ड में, ओथ में भी देखिए, लिखा गया है। फर्स्ट शेड्यूल में उन जो सूची दी गई है राज्यों की, उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम है। और तो जम्मू कश्मीर, एक तो यह है कि जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया है। अब कोलैटरली देखिए, सपोर्टिव प्रोविजन देखिए कहां से आ रहा है। सपोर्टिव प्रोविजन आ रहा है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो 26 जनवरी 1957 में फोर्स हुआ था, मतलब बताया आपको। और एक प्रोविजन और भी था, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था प्रीएम्बल में ही कि जम्मू कश्मीर अल्टीमेटली मर्जेज विद इंडियन यूनियन। इसका मतलब यह हुआ
कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल लिख दिया गया कि भले जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग बन रहा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। एक चीज। दूसरी, आर्टिकल 3 जब आप पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3, उसमें लिखा गया है जम्मू कश्मीर वाज, इज एंड शैल रिमेन टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब जम्मू कश्मीर भारत का भाग था, है और रहेगा। अब ये लोगों की इच्छा थी, विल ऑफ द पीपुल थी। प्लेबिसाइड का रिप्लेसमेंट हमने किया, विल ऑफ द पीपुल करना था। यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में भी लिखा गया था, विल ऑफ द पीपुल। वो अलग बात है कि विल ऑफ पीपुल को हमने डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके से इन्फोर्स किया, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। वो हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा तो। अब ये क्लियर हो गया कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है। एक चीज। अब ये तो नेशनल फ्रेमवर्क चले गए। जब आप इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में जाएंगे तो ये हमको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ता है। 1869 में अमेरिका में, अगर आपने पढ़ा होगा अमेरिकन हिस्ट्री, तो अमेरिका इज ए फेडरेशन। उस समय तो फेडरेशन ही था, तो फेडरल हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बना था और 1787 में अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में बना था। इसके बाद भी कुल शुरू में कुल 13 स्टेट थे, मगर आज अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। तो 50 स्टेट्स ऐसे तो आए नहीं होंगे। कुछ को अमेरिका ने खरीद लिया, कुछ अपने आप चले आए, मर्ज हो गए, कुछ को अनेक्स कर लिया, मतलब लंबी हिस्ट्री वो है। तो क्या हुआ था, 1861 में अब्राहम लिंकन का कैंडिडेचर था रिपब्लिकन पार्टी से, और अमेरिका में स्लेवरी इसमें बड़ी प्रिवेलेंट थी। और अमेरिका इसमें बढ़ गया था टू पार्ट्स में, नॉर्दर्न और साउदर्न। जैसे इंडिया में नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट है, वैसे अमेरिका में नॉर्दर्न एंड साउदर्न टेरिटरीज बढ़ गई थी। साउदर्न टेरिटरीज के मैक्सिमम पार्ट वही थे जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो ओल्ड सिस्टम में चलना चाह रहे थे, जो स्लेवरी जहां परपिचुएट होती थी। एक जमाने में स्लेवरी थी, और अब्राहम लिंकन अगर चुन के आ जाते तो स्लेवरी खत्म करने के लिए उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था, हम स्लेवरी खत्म करेंगे। वेहेमेंटली अपोज किया गया उनको। और इसी कंटेक्स्ट में जो 11 स्टेट्स थे जो गुलामी खत्म नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि धंधा था उनका, गुलामों की मार्केट लगती थी। जैसे आजकल हर चौराहे पर, कुछ एरियाज के दूर पर मजदूरों की मार्केट लगती है। आप जाइए, पैसा दीजिए, उनको एक दिन भर के लिए इंगेज कर लीजिए। वैसे ही पिछले टाइम में 1861 के पहले अमेरिका में गुलामों की मार्केट लगती थी। बड़ा इनह्यूमन था, जंजीरों में लोग बांट के ले जाते थे। अगर आपने पढ़ा हो या कोई पुरानी पिक्चरें, इंटरनेशनल पिक्चरें देखी होंगी, बल्कि इसमें मैं रेकमेंड करूंगा 2 अगर सीरियल आप देख सकते हैं। एक तो मार्को पोलो इंग्लिश में है, और दूसरा है द इम्प्रेस की। इनमें आपको दिखाई पड़ेगा ओल्ड टाइम में कैसे स्लेवरी होती थी। इंडिया में तो कोई इस तरह की स्लेवरी थी नहीं, मगर ये अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा थी। आप देखिए, जितने जो पूरा पर वेस्ट इंडीज ही है, इट हैज बीन फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्लेव्स। इंडिया के जो स्लेव्स ले जाते थे गन्ने खेती करने के लिए, चावल खेती करने के लिए इन कंट्रीज में, अंग्रेज लोग वही स्लेव थे। तो इंडिया से भी गए, बाद में तो इंडियन से पूरा वेस्ट इंडीज का पूरा आइलैंड ही बन गया। ऐसे ही अफ्रीका से भी लाते थे, लैटिन अमेरिका से भी लाते थे। तो जो 11 स्टेट्स अमेरिका के थे वो अलग होना चाह रहे थे, लेकिन नॉर्दर्न की फोर्सेज जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ गए अब्राहम लिंकन, उन्होंने फोर्सेज भेजी और उन फोर्सेस ने विक्ट्री ले ली, और 11 स्टेट्स दे हैड कंसीडर्ड द डिफीट। जब जीत गए तो अब आप देखिए जीतने क्या हुआ कि अमेरिका अलग नहीं हो पाया। उनका आर्गू लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक यह था कि इस फेडरल में हमने वॉलंटरली इंटर किया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है, 2 पार्टीज इंटर करती है, वॉलंटरी होता है। जब चाहे दोनों की मर्जी से, अगर अकेले होंगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों की मर्जी से होगा, रिनंसिएशन होगा, म्यूचुअल होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि स्टेट में अगर एक बार सॉवरेंटी आ जाती है, अगर यूनाइटेड स्टेट फेडरलिज्म में
सॉवरेंटी आ गई अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फेडरल जो स्टेट्स थे वो मर्ज हो गए, एक बार आ गए। कैसे ही मर्ज हुए, लूजली मर्ज हुए या बहुत ही स्ट्रांगली मर्ज हुए, लेकिन दे हैव मर्ज। तो जो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट, एक कंट्री में एक ही सॉवरेन हो सकता है, इसको पॉलिटिकल में ले रहा हूं, एक कंट्री में एक सॉवरेन हो सकता है, बाकी अगर कोई सॉवरेन है तो सब सॉवरेन है, सुजरेन हो सकता है, कुछ पावर कम होगी। तो अमेरिका जो फेडरल स्टेट है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन था, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही है, इसलिए फेडरल स्टेट कहा जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में केवल एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट भी गवर्न हो रहे हैं और सेंटर भी गवर्न हो रहा है। मगर अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में डुअलिज्म है, डुअल सिटीजनशिप है, और इसलिए अमेरिका को कहा जाता है फेडरल और इंडिया को कहा जाता है यूनियन। तो एक जजमेंट आया, जीत गए, जीतने के बाद ही टर्मोइल रहा, क्योंकि पॉलिटिकली सबको पैसिफाई करना था, आगे चल करके अमेरिका में प्रॉब्लम ना आए। इसलिए एक टेक्सास स्टेट अमेरिका में है जहां से ट्रंप आता है, टेक्सास, वो काफी ऐसा स्टेट है जो मस्कुलर स्टेट है और काफी जिसको कहते हैं आप कि वेहमेंट स्टेट है, किसी की बात मानता नहीं है वो। जैसे हमारे यहाँ कहा जाट होते हैं, वो काफी वेहमेंट होते हैं, काफी लड़ाकू होते हैं, वैसे टेक्सास भी था। तो टेक्सास की स्टेट ने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट में। तो 1969 में इस केस का नाम है टेक्सास वर्सेस ग्रांट, केस का नाम ही है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1869 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, दो बातें बहुत क्लियर की। नंबर वन, वंस यू हैव मर्ज विद ए सॉवरेन स्टेट, you have no right to secede unless the parent state makes some provision for secession, या वो अग्री करे। एक तो ये हुआ कि आप यूनिलैटरली आप secede नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, एक डॉक्ट्रिन डेवलप किया गया, एग्जिस्टेंस ऑफ फेडरेशन विद द को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स। मतलब आज के टाइम से, जब से एक बार आप फेडरेशन में आ चुके हैं, तब से ना तो फेडरल खत्म होगा ना तो स्टेट खत्म होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिकन स्टेट को अब पावर, किसी भी स्टेट को अब यह कैपेबिलिटी नहीं रह गई तो अमेरिका से अपने को अलग कर सके। अब इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं हम इंडिया में। तो जम्मू कश्मीर का मर्जर मान लीजिए एक बार को कंडीशनल था, कंडीशन मैंने बता दी, विल ऑफ द पीपल था, वो ही फॉलो कर दिया गया। तो क्या जम्मू कश्मीर को सेपरेट करने की पावर है फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन? क्योंकि आतंकवादी मूवमेंट, सेशनिस्ट मूवमेंट, इसी के लेकर खुद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा, इंडिपेंडेंट रहेगा या इंडिया के साथ जाएगा। ये अब ये क्लियर हो गया कि जम्मू कश्मीर को लीगली और पॉलिटिकली किसी भी तरीके से इंडिया से सेपरेट होने की पावर नहीं है, बिकॉज वंस इट हैज मर्ज्ड। क्योंकि अगर ये फार्मूला अप्लाई नहीं था तो हर स्टेट रोज कहेगा हमें अलग करने दीजिए और हर कंट्री खतरे में पड़ जाएगा उसका एग्जिस्टेंस। तो ये क्लियर हो गया। टेक्सास वर्सेस वाइड का केस है, इसको ग्रांट वर्सेस वाइड भी कहा जाता है लेकर के। तो ये केस आया 1869 में, इसमें क्लियर कट हो गया और अब तो क्लियर कट हो गया। एक प्रोविजन थी। दूसरा प्रोविजन ये है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट, मुझे पैरा तो नहीं याद आता, काफी लंबा एक्ट है, 1897 में ब्रिटिश इंडिया में अपॉइंट किया, ये ड्राफ्ट किया गया था। उसमें प्रोविजन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सारे इंटरप्रिटेशन वहीं से आते हैं। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडिया का कोई एक्ट हो, जनरल क्लॉजेस एक्ट में सब कुछ लिखा गया है। जैसे कहते हैं जो मांगोगे वही मिलेगा। जहां जहां भी आपको डाउट हो, आप जनरल क्लॉजेस एक्ट को खोल लीजिए, पूरा पूरा आपको वहीं से क्लू मिल जाएगा। और इसी डॉक्ट्रिन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 में भी इसका डिफरेंस आएगा, अडॉप्ट किया है कि क्या इसका मीनिंग होगा। अगर कोई मीनिंग नहीं दी गई है, उसका मीनिंग, उस प्रोविजन का या उस एक्ट की मीनिंग हम डिराइव करेंगे
जनरल क्लॉजेस एक्ट से। ठीक है, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट ये कह रहा है कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी एक्ट को पर्पस पूरा हो जाता है तो वो एक्ट ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको इंडिपेंडेंस मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 इंडिपेंडेंस मिली है कि कल कोई चैलेंज करे, कल ब्रिटेन कहे कि हमने आपको इंडिपेंडेंस दी थी, हम इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं उसी एक्ट से एक दूसरा एक्ट पास करके, अब वो नहीं कर सकते क्योंकि जनरल क्लॉजेस एक्ट में ही प्रोविजन है कि कोई भी एक्ट अगर अपना पर्पस पूरा कर लेता है उसी दिन से वो एक्ट ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट से भी जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पर्पस था जब पूरा हो गया, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब तीन चीज है, पहला तो यह कि आप अलग नहीं हो सकते, मैंने आपको केस लाभ बताया। दूसरा, सॉवरेंटी अगर एक बार होती है, सॉवरन केवल एक हो सकता है, दो नहीं हो सकते। सॉवरन मीन्स गॉड ऑन द अर्थ, पॉलिटिकल गॉड ऑन द अर्थ। ऑस्टिन कहता लाइज द कमांड ऑफ सॉवरन। ये सही है कंटेक्स्ट में कि एक सॉवरन, इंडिया में सॉवरन है स्टेट, इंडिया में सॉवरन है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन स्टेट वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि स्टेट हमेशा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, स्टेट के कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती जब तक वो ऑटो लिमिटेशन न लगा ले। तो जब इंडियन स्टेट बन गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जम्मू कश्मीर भी अपनी कंसेंट से, जो मैंने बताया प्रेमबिल में आर्टिकल 3 ऑफ द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया कि हम अपना भविष्य इंडिया के साथ अब डिसाइड कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ मर्ज कर रहे हैं और ये मर्जर फाइनल होगा, था, है और रहेगा। तो अब जम्मू कश्मीर को या वहां के पॉलिटिशियंस को अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने का राइट नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू नहीं होता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कैल्सन्स गंड नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे कोई स्प्लिट नहीं होता। तो अब ये तीन चीज क्लियर हुई। नंबर 1, कश्मीर को अलग होने की पावर नहीं है। नंबर 2, कश्मीर सॉवरेन नहीं हो सकता। नंबर 3, हमने विल ऑफ द पीपुल कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके वहां इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, हमने जान लिया और 1956 का जो कंडीशन थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की वो पूरी हो चुकी है। और इसके साथ साथ आप देखिए जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने खुद डिक्लेयर किया, मीर कासिम ने 27 नवंबर 1956 को कि क्योंकि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुका है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज नाउ डिसॉल्व हो गई। तो जब कोई बॉडी को हमने खुद डिसॉल्व कर लिया तो क्या वो रिवाइव हो जाएगी? नहीं। तो इतने एंगल से हमें देखिए, कोई जब एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन अपना पर्पस या प्रोविजन अपना पर्पस पूरा कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है, रिवोक हो जाता है। दूसरा, जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया क्लियर हो चुका है, हमने देखा दोनों एंगल से, जिसमें जम्मू कश्मीर का एग्रीमेंट भी है। और तीसरा, जम्मू कश्मीर के 4 मेंबर्स भी थे उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया था, जिन्होंने आर्टिकल 370 को शेप दिया था। आर्टिकल 370 का जो ड्राफ्ट आर्टिकल था वो था आर्टिकल 66A कैपिटल A, जो बाद में 370 बना। तो इन सारे एंगल से देखने के बाद क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन को रीओपन करना, पॉलिटिकली चाहे जो सिचुएशन हो, लेकिन लीगली और फंडामेंटली इवन मॉरली अब जम्मू कश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता। वो जम्मू कश्मीर जहां हमने चुनाव करा दिए हैं, अब रह गया क्या? दूसरा ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर न तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, दामेबाजी होती है अपने तरीके से, जिसको वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं करता, और वो आज भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आपको मालूम है कि 24 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए छोड़ी जाती हैं। जब जम्मू कश्मीर का चुनाव होता था, अब एक तो अभी नहीं हुआ अगस्त 2019 के बाद, तो 111 में
87 सीटें जम्मू कश्मीर जो इंडियन पार्ट था, और 24 जो सीट्स थी वो ऑक्युपाइड टेरिटरी के लिए छोड़ दिया जाता, उसको लेकर 24 पर इलेक्शन नहीं होते, ताकि जब कभी जम्मू कश्मीर का वो पार्ट जो पाकिस्तान ने छीन लिया था, ऑक्युपाइड कर लिया था, वो कभी इंडिया में आएगा तो वहां फिजिकली इलेक्शंस होंगे। तो ये सिचुएशन ऑन अर्थ है। अब हम आते हैं आर्टिकल 370 पर। अब देखिए, दो बात ध्यान रखिएगा हमेशा। पहला तो ये कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है, ट्रांजिशनल है। स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के रिलेशनशिप को सीधे एसोसिएट करता प्रेसिडेंट से। इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपनी असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो स्पेशल हो जाता है टेम्पररी और ट्रांजिशनल के अलावा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तुरंत तो लागू नहीं हो गया। 370 1950 में बना, तो हमें पहली चीज ये समझना है कि 1950 उसके पहले पोजीशन में समझ लिया, इंटीग्रल पार्ट हो गया। 1950 कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए 1950-57 के बीच में क्या पोजीशन थी। वहां पर सदर रियासत था, महाराजा हरि सिंह राजा थे, और उनका वजीरे आजम था जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करती थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1952 में एक दिल्ली में एक बैठक हुई नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के बीच में। देखिए, डिटेंशन 53 में होता है, इसके एक साल पहले दोनों मिलते हैं, इसे कहते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन। तो कोई ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन में अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब तक प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर ना पास करे, आज की 370 में भी पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, तब तक के लिए जो हमारी आपका अंडरस्टैंडिंग है वो रहेगी। तो अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि सदर रियासत रहेगा, मतलब हरि सिंह जो राजा थे सदर रियासत तब भी थे, अभी रहेंगे, और वजीर आजम का जो स्टेटस होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट असेंबली में चीफ मिनिस्टर होता है, वैसे वहां वजीर आजम होगा। तो ये 1952 से जब दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद से लेकर के 1954 तक ये दो साल तक एक टेम्पररी प्रोविजन रहे। डिफेंस, इकोनॉमी और करेंसी इंडिया के पास था। बाकी चीजें इंटरनली जैसे होता है कि इंटरनल मैटर को एडमिनिस्ट्रेट करने का, झंडा दोनों का था, फ्लैग दोनों का था। ये स्थिति जो डुअलिज्म बना रहा, कभी कभी आप देखेंगे बीच में 1990 में जब इंटरलोक्यूटर्स इंडिया से गए बातचीत करने के लिए, तो कश्मीरियों ने कहा हमें 1952 का स्टेटस चाहिए। तो 1952 का स्टेटस क्या है? वही स्टेटस है कि सदर रियासत और वजीर आजम, जो अब चीफ मिनिस्टर होगा और गवर्नर में होने लगा है। तो 370 का जो प्रोविजन आया, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या तो बनी नहीं थी या बन रही थी, क्योंकि बन के तैयार होती 1957 में। इसलिए आर्टिकल 370 का जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है इस पीरियड में, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड आया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड का मतलब जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो तब तक जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहां पर, क्योंकि अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड को भी खत्म हो जाना चाहिए एज ए जनरल क्लॉजेस एक्ट, लेकिन खत्म नहीं किया गया, इसका कोई अर्थ भी नहीं रह गया था। अब ये 1950 का प्रोविजन आज भी चल रहा है, जो 1957 में खत्म हो जाना चाहिए था ऑटोमेटिकली जब वहां जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। लेकिन चूंकि सिचुएशन पॉलिटिकल होती है, वो टाइम ऐसा था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आइडियलिज्म था, कश्मीर से खास उनको रहने वाले थे, और मुस्लिम्स के लिए उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स पॉलिसी थी, सॉफ्ट पॉलिसी थी। उसमें इंडिया आजाद हुआ था, उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम कश्मीर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं, जैसे बीजेपी कर लेती है, तो हमारी दुनिया बदनामी होगी। ही वाज मैन डिफरेंट थिंकिंग, आइडियल थिंकिंग थी, जो डाउन टू अर्थ रियलिज्म से बिल्कुल अलग थी। ये उनके समझ में तब आया था जब 1962 में अटैक किया चाइना ने,
जिसको उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप दिलाने में मदद की थी, तब वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए, मगर 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई, इसलिए बेचारे बहुत कुछ कर नहीं पाए। बहुत सारे फैक्टर्स थे, शुरुआती दौर था, फिलिस्तीन का मूवमेंट शुरू हो चुका था, इजराइल बन चुका था, मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भी देखना था, बहुत सारे, और कश्मीर भी अलग पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी। जैसे हमारे यहाँ देखिए इंडिपेंडेंस के बाद या शुरू के कैप्टन में सारे मेंबर्स कांग्रेस के थे, उसमें मेंबर अलग होकर के सपा बन गई, बसपा बन गई, बीजेपी बन गई, उसमें मैक्सिमम मेंबर्स कांग्रेसी थे सब। उसी तरीके नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी, जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला को अपना स्टेटमेंट बार बार चेंज करना पड़ रहा था, बदलना पड़ रहा था। कभी कहते थे पाकिस्तान में जाएंगे, कभी कहते थे इंडिया में जाएंगे, कभी कहते इंडिपेंडेंट रहेंगे। इसलिए नेहरू ने उनको डिटेन किया 1953 में। उनका डिटेंशन जो खत्म होता है 1975 में, अभी हम लोग आएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोविजंस क्या आर्टिकल 370 में था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 का जो वजूद था वो खत्म हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया अब जिसके लिए वो बनाया गया था। हमने आपसे कहा इसे पहले खत्म हो जाना चाहिए था 2057 के बाद, 1957 के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब इलेक्शन हो गया तो ये प्रोविजन इरेलेवेंट हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रेफरेंस कोई रह ही नहीं गया था। तो ये प्रोविजन तब तक के लिए बना था जब तक वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन न बन जाता। ये इसका सही इंटरप्रिटेशन है जो हमारे पॉलिटिशियंस नहीं करते हैं और इसी को लेकर के डिस्प्यूट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब देखिए जो 1950 में जो अप्लाई किया था ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो लिखा गया था नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा होते हुए भी जो आर्टिकल 370 के प्रोविजंस हैं वही अप्लाई करेंगे जम्मू कश्मीर के कंटेस्ट में। तो पहला जो प्रोविजन था कि द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 238 शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आर्टिकल 238 क्या है? देखिए आर्टिकल 238 जब आप देखेंगे कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 238 के जो प्रोविजंस थे वो क्योंकि शुरू में तो ऐसे थे नहीं स्टेट्स, तो कुछ राजा थे, कुछ रियासतें थी, मर्ज हुए थे, स्टेट्स का स्ट्रक्चर अलग था। जैसे हैदराबाद में 3 कम्युनिटी थी, तमिल थे और केरलाइज थे, हैदराबाद के लोग थे। तो लिंग्विस्टिकली ये बड़ा अनोमलस सिचुएशन थी क्योंकि राजा रजवाड़े थे। तो उस समय की आर्टिकल 238 में उन स्टेट्स को रखा गया था जब ये स्टेट्स आर्टिकल 238 भी टेम्पररी था, ध्यान रहे, अब तो नहीं रह गया है। और इसे बाद में 7th अमेंडमेंट आया था, 7th अमेंडमेंट ने 57 में खत्म कर दिया था। इसका पर्पस यह था, देखिए जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1950 के बाद भी बहुत सारे स्टेट्स थे, रियासतें मिलने के बाद भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, कल्चर की प्रॉब्लम थी, और इंडिया को एक ऐसा स्टेट्स बनाने थे ऐसे तरीके की जो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, लोग सेटिस्फाइड हो, हिंदी भाषी, तमिल भाषी, कन्नड़, मलयालम, ये सारे जो प्रॉब्लम, मराठी, इसको लेकर के कमीशन बनाया गया जिसके चेयरमैन फैजल अली थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि स्टेट्स को कैसे कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, और उसे एक एक्ट पास किया, कहते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो आर्टिकल 238 तब तक के लिए था जब तक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास न कर दिया जाए। तो 238 में क्या था? 238 में, आर्टिकल 238 में आप सोचिए ABCD 4 तरह के राज्य थे उसमें बनाए गए थे। तो पहला राज्य था जनरल स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है जिसे कहा जाता था यूनाइटेड भारत, संयुक्त भारत कहा जाता था, आसाम था, पंजाब था, हिमाचल प्रदेश, ये सब ऐसे एरियाज थे जो वो स्टेट्स थे जिनको ब्रिटिश इंडिया गवर्न करता था, क्लियर कट स्टेट्स थे। तो इनको रखा गया कैटेगरी A में, जो आज उसी कैटेगरी में है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं।
जो बी कैटेगरी का स्टेट है वही प्रॉब्लम थे, शुरू से जो प्रॉब्लम थे जो बी कैटेगरी स्टेट्स थे वो स्टेट्स थे जिसमें दे वर रूल्ड बाय द रूलर्स, राजा थे, राज प्रमुख थे, जैसे उसमें हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, मध्य भारत था, मैसूर था, पटियाला था जिसे पेप्सू कहा जाता था, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, राजस्थान का मेवाड़ था, और सौराष्ट्र एक प्रोविजन हुआ करता था जो बाद में मर्ज करके कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में, कुछ पार्ट गुजरात में मर्ज किया गया। त्रावणकोर था, आप जानते हैं केरल बना बाद में चल करके, जिसे त्रावणकोर कोचीन कहा जाता था, बहुत बड़ा स्टेट था। हैदराबाद के बाद नेक्स्ट रियासत थी इंडिया में जो बड़ी रियासत थी। और जिसके बाद था विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश का कुछ एरिया एमपी का था, कुछ एरिया यूपी का था। जहां आप देखिएगा जब शंकरगढ़ के आगे जाएंगे तो वो एरिया एमपी मध्य विंध्य प्रदेश कहलाता, मतलब विंध्याचल का जो पहाड़ है उसको लेकर के उसके विंध्य प्रदेश। तो ये 20 स्टेट्स में रखे थे, मतलब जो आईएल स्टेट्स थे वो 20 स्टेट्स में थे, जिनको बाद में यूनिफॉर्म किया गया 1956 के एक्ट में। और पार्ट सी में और स्टेट रखे गए, छोटी रियासतें थी, उनको भी मर्ज किया गया बड़ी राज्यों में मिला करके, जिसमें बॉम्बे वगैरह थे, अभी जाने जरूरत ज्यादा नहीं है। और लास्ट जो कैटेगरी थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, और उसमें कुछ स्मॉल प्रोविंशियल स्टेट्स भी थे जिन्हें हमने बाद में यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो यूनियन टेरिटरी जो आपकी है वो 1956 के पहले की या आर्टिकल 238 की उस समय की, वो पार्ट डी स्टेट है। आप देखिए मिजोरम, सॉरी ये गोवा है, दमन है, दीव है, लक्षद्वीप है, ये सारी बाद में कुछ तो स्टेट बन गई, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ। बाकी कुछ टेरिटरीज अभी भी 8-9 है जो यूनियन टेरिटरी है, जो रखा गया था पार्ट डी में स्टेट में। और स्टेट्स को स्मूथन करने के लिए एक प्रोविजन और जोड़ा गया था 7 अमेंडमेंट में, 1962 में वो जोड़ा गया, सॉरी 56 में ही, 56 एक्ट में बाद ही वो था आर्टिकल 3 का प्रोविजो। अभी उसको हम नहीं डिस्कस करते। उसमें ये था कि अगर स्टेट्स को बदलना है, स्टेट्स को चेंज करना है, इसको उसको मर्ज करना है दूसरे स्टेट में, या नया स्टेट बनाना है, तो जो पुराने स्टेट जहां से तोड़ करके बना रहे हैं उसकी कंसेंट लेनी जरूरी होगी। कंसेंट नहीं, कंसल्टेशन जरूरी होगा। यहाँ पे कंटेक्स्ट में खाली हमने रेफरेंस दे दिया आपको लेकर के। आप देखिए बाद में भी जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे 1962 तक बॉम्बे की स्टेट था, बाद में उसका कुछ पार्ट मराठा में, कुछ पार्ट गुजरात में मिला करके एक पार्ट गुजरात बना दिया गया और महाराष्ट्र बना दिया गया। तो गुजरात और महाराष्ट्र बहुत बाद बने हैं, 1962 में बने हैं। हम खैर यहां पर आ रहे थे, हमने इसलिए बता दिया आपको, थोड़ा रेफरेंस और बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तो अब ये जो पहला प्रोविजन जम्मू कश्मीर का था कि आर्टिकल 230 शैल नॉट अप्लाई, खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं था इसका, एक क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन था। अब जो शुरू हो रहा है, देखिए इसमें 3 क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 371, आर्टिकल 372, आर्टिकल 373। हम पहले थोड़ी स्टोरी बता दें, अलग प्रोविजन ना भी समझे आपको। तो 3 प्रोविजन में अब आप देखिए जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन बना तो उसमें भी लिस्ट थी, वो लिस्ट थी किस पर सेंट्रल लॉ बनाएगा, यूनियन लॉ बनाएगा, किस पर स्टेट लॉ बनाएगा। तो यहां पर ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये क्लियर कट हो गया था 1954 के एक्ट में भी। 1954 का जो ऑर्डर बनेगा भी, आर्टिकल 370 में पहला ऑर्डर था 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। लेकिन आप ध्यान रखिए यही प्रोविजन जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आर्टिकल 5 में भी था। आर्टिकल 5 में एक प्रोविजन था कि जो रेजिडरी पावर होंगी वो जम्मू कश्मीर स्टेट के पास होंगी, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन के पास है। आर्टिकल 348 पढ़िए या यूनियन लिस्ट पढ़िए एंट्री नंबर 97 में, तो जो रेजिडरी पावर है वो यूनियन के पास है, सेंटर के पास है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल से डिवाइड कर देती, यूनियन बना देती है, यूनिटरी बना देती है, क्योंकि सारी जो रेजिडरी पावर्स हैं वही पार्लियामेंट के पास है। तो यहां पर जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया, अब बनने के बाद शुरुआती दौर पर जो 3 तरह के प्रोविजंस जम्मू कश्मीर में थे, अभी हम बेयर एक्ट पर जाने की जरूरत भी नहीं है अब तो। पहला प्रोविजन ये था कि वो प्रोविजंस जो इंडिया की यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में है,
अगर उन प्रोविजंस को जम्मू कश्मीर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले हाँ, ये चीज और समझिए कि जो प्रोविजन है और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के भी पार्ट हैं, जो विलय पत्र के भी पार्ट हैं, तो उन प्रोविजंस को अप्लाई करने से पहले वहां के प्रेसिडेंट जो प्रोविजन अप्लाई करेगा वो उस पर गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका कंसल्टेशन जरूरी होगा। ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट वर्ड, गवर्नमेंट और कंसल्टेशन, कंकरेंस नहीं, कंसल्टेशन, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कंसल्टेशन। तो अब ये जो प्रोविजंस इंडिया के यूनियन लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में है, और वो प्रोविजन वहां भी है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है, तो वहां पर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन से जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, पहला ऑर्डर जो था आर्टिकल 370 का 1954 का, शुरू होता वहीं से। तो ऐसे में जो भी नोटिफिकेशन इशू करेगा वो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट मींस इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि चुनाव हो चुके थे, विधानसभा बन चुकी थी, उनके कंसल्टेशन से ही लागू होगा। अभी पहला पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि ऐसे प्रोविजंस जो कॉमन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट में भी है, फर्स्ट लिस्ट में भी है, थर्ड लिस्ट में भी है, क्योंकि स्टेट लिस्ट तो उनकी अलग है। आर्टिकल 5 मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बताया मैंने आपको, उन्होंने अपना बना दिया, स्टेट में क्या क्या वो कर सकते हैं बना दिया अपना। लेकिन जो कंकरेंट और यूनियन लिस्ट इंडिया की है और उनकी जो लिस्ट है 1956 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में, उसमें कोई कंकरेंट लिस्ट नहीं है या कोई यूनियन लिस्ट नहीं है, वो 1956 के असेशन में सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर वो उसमें आते हैं तो प्रेसिडेंट उन प्रोविजंस को जम्मू कश्मीर में लागू करने से पहले उस स्टेट गवर्नमेंट का, अब ये नहीं लिखा गया गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, बताएंगे, चेंज किया है, स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से, तो इसमें कंसल्टेशन होगा। अब जो आर्टिकल 370 का जो बी क्लास का जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहा है कि ऐसे सब्जेक्ट जो न तो यूनियन लिस्ट में है, न कंकरेंट लिस्ट में है, और न ही जम्मू कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में है, उसको लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस चाहिए। अब आप देखिए, रूटीन पहला क्लास है, रूटीन है, जो सब जगह है लागू करना हो जब राष्ट्रपति लागू कर देंगे। लेकिन जो कहीं नहीं है, या मान लीजिए कि यूनियन लिस्ट में इंडिया के है, कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में नहीं है, विलय पत्र में नहीं है, तो उसे राष्ट्रपति तभी लागू करेगा जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस होगी। तो दोनों में अंतर आ गया, कंसल्टेशन और कंकरेंस। तो कंकरेंस बड़ी चीज होती है जो 1956 के विलय पत्र में नहीं है, मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दोनों लिस्ट में है, कंकरेंट और यूनियन में। वहां पर वो प्रोविजन लागू तभी होंगे, जैसे रिजर्वेशन, जैसे मान लीजिए राइट टू एजुकेशन हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुए, यूनियन लिस्ट में है, तभी लागू होंगे जब वहां गवर्नमेंट की कंकरेंस होगी। और शुरू बता दूं आपको, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसे फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजंस थे, डायरेक्टिव प्रोविजंस थे, कोई प्रोविजन वहां लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, आज भी नहीं लागू होता था बहुत सारे प्रोविजंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये नीचे जो लिखा गया एक्सप्लेनेशन, अब हमने बताया था 54 वो समय था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और जब पहला ऑर्डर निकलना था, तो किसका कंसल्टेशन होगा, क्लेरिफाई किया गया है। कंसल्टेशन मींस विधानसभा, जिसको इलेक्ट करेगी पीएम मतलब वजीर आजम, और वजीर आजम की कंसल्टेशन पर जो सदर रियासत होगा, जो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो हेडेड बाय दी वजीर आजम होगी, प्रधानमंत्री कहते थे उस समय, उनकी सलाह पर जो काम करेगा उसका ही कंकरेंस, इसका मतलब होगा, सरकार का मतलब होगा, गवर्नमेंट मतलब होता है सदर रियासत प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस विधानसभा,
जैसे आज भी वही होता है, गवर्नर प्लस कैबिनेट प्लस विधानसभा जो ला बनाती है, यही ला था। क्योंकि सरकार उस समय सदर रियासत थी, उसमें राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे। ये सिचुएशन चेंज होती 1965 में। अभी हम आज आगे टाइम मिलेगा नहीं तो कल डिस्कस करेंगे इसको लेकर के। ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब जो हेडेक शुरू हो रहा है, अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 370 और 1 तो खत्म होगा 238 में, आर्टिकल 370 क्लास बी, जो प्रोविजन मैंने आपको डिस्कस किए। अब ये एक क्लैरिफिकेशन आर्टिकल सी में भी दिया गया है। आर्टिकल सी में दिया गया है कि प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 1 एंड दिस आर्टिकल शैल अप्लाई इन रिलेशन टू दैट स्टेट। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? आर्टिकल 1 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब वो क्लियर कर दिया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। खैर ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, जो ऊपर लिखा गया है, हमने बताया कि गवर्नमेंट के कंसल्टेशन होगा और कांग्रेस होगा। सच अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो और प्रोविजंस हैं, जो जम्मू कश्मीर या इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन में नहीं है, उनको लागू करने के लिए राष्ट्रपति ऑर्डर इशू करेगा। हमने बताया आपको कंकरेंस होगी उनकी, वही चीज का है ना इसमें, कंकरेंस से ऑर्डर पास करेगा। क्लैरिफिकेशन उसी का दिया गया है। मगर जो प्रोविजो है वो खतरनाक है। इसी में आर्टिकल 371D का जो प्रोविजो है, 2 प्रोविजो दिए गए हैं। प्रोविजन नंबर 1 तो कोई बात नहीं है, वो तो जनरल है। अब देखिए प्रोविजन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच अदर ऑर्डर व्हिच रिलेट्स टू मैटर्स अदर देन दोस referred to in the last preceding proviso shall be issued except with the concurrence of that government। अब ये पूरी मतलब आप समझिए, ऐसे प्रोविजन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन में भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी थे, कंकरेंट लिस्ट में भी थे, एक प्रोविजन तो वो थे। दूसरे ऐसे प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और तीसरे ऐसे प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है किसी लिस्ट में लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन में नहीं है, उसे जम्मू कश्मीर में लागू करना है। तो इसका जो सम अप करिए इसको, तो ये है कि जम्मू कश्मीर के उन प्रोविजन को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन में नहीं है, उन्हें लागू प्रेसिडेंट तभी कर पाएगा जो वहां की सरकार की कंकरेंस होगी। ये प्रोविजन दिया गया है। तो आर्टिकल 371 क्लास 1 में जो ABCD आप पढ़ेंगे तो यहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है, चल रहा है। अब जो प्रॉब्लम आती है वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 370 क्लास 2 और 3 में आती है। और ये यही प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रेफरेंस देता है। लेक्चर लंबा हो रहा है, सो कल डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा आगे तक जाना हमको लेकर के। यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के डिबेट है। और 5 अगस्त 2019 को जो प्रेसिडेंट ऑर्डर आया या जो 2 रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं, उसके लिए ये दोनों प्रोविजन इंपॉर्टेंस है, इसलिए कल इसको हम डिस्कस करेंगे। आज अपने लेक्चर को यहां खत्म कर रहे हैं इस प्रोविजन के कंटेक्स्ट में। थैंक यू।